हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो दोस्तों, लॉर्ड्स में टेस्ट मैच बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है। जैसे टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए वैसे हो रहा है। बेसबॉल ने अपने खेलने का तरीका बदला, जो रूट का 100 और बुमराह के 5 विकेट। ये कुछ हाईलाइट से पहले 2 दिन के पहले दिन की वीडियो हम बना नहीं सके, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी इसीलिए। तो आज हम रिव्यू करेंगे फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों को। तो पहले दिन इंग्लैंड ने बनाए 251 स्कोर अपनी पूरी फर्स्ट डे की इनिंग में। ये कुछ हैरानी वाली बात थी, बिकॉज एक टीम जो बेसबॉल को इतना प्रमोट कर रही है, बेसबॉल तो चलो एक टर्म है, एक खेलने का तरीका, रन और बॉल खेल रही है, नियरली 5 के एवरेज से रन बनाते हैं। उन्होंने अपना खेलने का तरीका बदला और सिर्फ पूरे दिन में 251 स्कोर ही कर पाए। हालांकि उनकी विकेट ज़्यादा नहीं गिरी, लेकिन वो काफ़ी संभल के खेले थे। ओली पॉप ने जैसे 104 बॉल्स खेली और अपने जो रूट भी 191 बॉल्स खेल के नाबाद गए पहले दिन के एंड पे। सिमिलर बेन स्टोक्स ने भी मोर देन 100 बॉल्स खेल चुके थे। तो ये दर्शाता है कि इंग्लैंड टीम एक थोड़ा सा बैकफुट पे अपने आप को फील कर रही है पिछले मैच की हार के बाद। ऐसा फील हो रहा है कि इंग्लैंड टीम इस मैच को काफ़ी संभल कर खेल रही है, बिकॉज जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियोज़ में बोला है कि ये मैच पूरी सीरीज़ का डिसाइडिंग मैच होगा और यहाँ से जो भी टीम जीतेगी उसका अपर हैंड रहेगा अगले 2 मैचेस के लिए। तो ये कुछ हालिया बयान थे पहले दिन में इंडिया की तरफ से सिर्फ नीतीश रेड्डी को ही 2 विकेट्स मिली, तो जडेजा को 1 विकेट मिली, तो बुमराह को पहले दिन विकेट नहीं मिली। जो इंडिया ट्रम्प कार्ड खेल रहा है कि बुमराह को सिर्फ हम रेस्ट करवा के लेकर आएंगे, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए गलत भी साबित हो सकता है। हालांकि दूसरे दिन ही बुमराह को 5 विकेट मिल चुके हैं, वो नहीं मैं बात कर रहा। लेकिन एक प्लेयर जो हमें मतलब इतना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, अगर हम उनको 2 वीक की रेस्ट के बाद, बिकॉज पहले मैच के बाद दूसरे मैच में 1 वीक का टाइम था, देन 5 दिन का टेस्ट मैच पूरा हुआ, देन उसके दूसरे से तीसरे में टेस्ट में 3 दिन का वेटिंग पीरियड था। तो नियरली 15 डेज़ की रेस्ट के बाद अगर हम प्लेयर को लेकर आते हैं और फिर हम सोचते हैं कि पहली बॉल से वो हमको परफॉर्म करके दे, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज उसको भी वार्म अप होने के लिए, बॉडी को उस मसल फ्लेक्स के लिए ज़रूरत पड़ती है टू गेट रेडी विद द थिंग्स। तो कुछ ऐसा ही रहा था बुमराह के लिए। पहले दिन बॉल अच्छी कर रहे थे, रन बिल्कुल नहीं दिए, लेकिन फिर भी इंग्लैंड भी उनको संभल के खेला था, लेकिन फिर भी विकेट ना मिल पाया। तो दूसरे दिन की बात करते हैं जो रूट के ब्रिलियंट 100 के साथ। ब्रिलियंट ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में होने के बाद मतलब ये फील होता है कि टेस्ट क्रिकेट कितना ही बेटर होता है अगर ऐसे प्लेयर्स इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उन्होंने अपने करियर का 37वां 100 लगाया और इंडिया के खिलाफ इन्होंने 11वां 100 लगाया, जो कि जॉइंट हाईएस्ट है स्टीव स्मिथ के साथ। तो ये, लेकिन वो अपने 100 को कुछ ज़्यादा बड़ा ना कर पाए। बुमराह की एक बहुत ही अच्छी बॉल पे वो बोल्ड हो गए। दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, बुमराह की बॉल पे आते ही बेन स्टोक्स आउट होते हैं और अपने दूसरे दिन में सिर्फ 8 ही बॉल खेल के जो रूट आउट हो जाते हैं। एक सक्सेशन में 3 विकेट मिली इंडिया को, पहले बेन स्टोक्स की, देन जो रूट की और फिर उसके बाद हमारे क्रिस वोक्स की। तो ये 3 विकेट मिलने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि अभी इंडिया के ये मैच में गिरफ्त है। लेकिन फिर आता है पिछले मैच वाला ही ट्विस्ट, जेमी स्मिथ। जी हाँ, ये इस प्लेयर ने इंडिया को परेशान करके रखा हुआ है। बैटिंग टेक्निक उनकी काफ़ी अच्छी है, बॉल के ऊपर आके खेलते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इंडिया को इन्होंने परेशान करके रखा हुआ। पिछले मैच में एक बहुत बड़ा 100, इस मैच में भी एक 51 का स्कोर उन्होंने किया, और वो भी जैसे जब लग रहा था कि अब इंडिया को 7 विकेट मिल चुके हैं, लाइक 287 पे 7 आउट हो गए थे। अभी 350 के अंडर ही आउट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने 51 स्कोर किया। ब्रैंडन कार्स के साथ उन्होंने 84 रन की पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप मैच की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, बिकॉज ये वो गैप मेंटेन करेगा जो इंडिया की इनिंग के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर मानो वही टीम 350 या 325 पे ऑल आउट होती तो वो 25-30 रन, वो 50 रन का मार्जिन जो भी अब ऐड हो चुका है ब्रैंडन कार्स की ब्रिलियंट 56 की इनिंग पे से और जेमी स्मिथ की 51 की इनिंग से, वो मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं परेशानी ला सकता है। तो ऐसे ही जेमी स्मिथ ने फिर वही अपना तेज दरार 51 स्कोर किए 56 बॉल्स में, उनका साथ दिया ब्रैंडन कार्स ने। 56 स्कोर किए 83 बॉल्स पे, जो कि मतलब काफ़ी काबिल तारीफ था। बॉल पिच पे भी कुछ बॉल ज़्यादा हरकत नहीं कर रहा था, बिकॉज नई बॉल ही हरकत कर रही है। पुरानी बॉल हो जाने के बाद बैटिंग काफ़ी आसान हो जा रही है यहाँ पे। तो इसी दौरान इंग्लैंड की पारी में इंडिया से जो पहली मैच में गलतियां हुई वो फिर से मतलब इस मैच में देखने को मिली, जैसे कि कैच ड्रॉप करना। 5 रन पे थे जब जेवी स्मिथ, शुभमन गिल ने उनका कैच ड्रॉप किया था, तो वही उन्होंने 46 रन उसके बाद और ज़्यादा बनाई।
सिमिलर ब्रैंडन कार्स का कैच ड्रॉप किया ध्रुव जुरैल ने। हालांकि तब वो 50 के नियर अराउंड ही थे, लेकिन मोहम्मद सिराज की बॉल पर उन्होंने कैच ड्रॉप किया। एक कैच शुभमन गिल का जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे कैचेस अगर हम छोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये डिबेटेबल बात हो जाती है कि हम मैच को पूरा जोर लगा रहे हैं जब बॉलर, स्पेशली मोहम्मद सिराज इतनी अच्छी बॉलिंग करते होते हैं, लेकिन उनकी बॉल पे कैच ड्रॉप होते ही होते हैं। वो खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब एक बॉलर अपने एंड पे और कर ही क्या सकता है। तो ये मतलब इंडिया को फील्डिंग में अभी देखना चाहिए कि मतलब इतना इजी रह के नहीं चलना, स्पेशली स्लिप पे। मतलब कैच आते हैं, केएल राहुल ने कैच छोड़ा, वो बिल्कुल उनके हाथ पे था, लेकिन हाथ में जाने के बाद कोई भी मतलब पर्सन ऐसा तो चाहता नहीं कि जानबूझ के वो कैच छोड़े, लेकिन मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कैच हमारे पास आ रहा है तो हम उसको कैरी करें। और इंडिया के बैटिंग की लाइनअप की बात करें तो ओपनिंग होती है केएल राहुल और जायसवाल के साथ। जायसवाल जोफ्रा आर्चर के सामने ज़्यादा टाइम टिक ना पाए, उन्होंने 2 चौके लगाए उनको, लेकिन फिर अपना विकेट दे के चले गए। बहुत ही खूबसूरत बॉल थी, पड़ने के बाद उन्होंने थोड़ा ऑफ साइड के लिए कांटा बदला और जायसवाल उसी में ही कंफ्यूज हुए, उनका एज लगा और कैरी हुआ स्लिप के पास। तो उसके बाद आते हैं अपने करुण नायर एंड केएल राहुल की पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी लंबी चलती है। ऐसा दिख रहा था करुण नायर काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे थे, पिछले 2 मैच के अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स के बाद वो इस मैच में थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वही अपना 40 रन पे आउट हो गए। वो एक अच्छी शुरुआत जो उनको मिली थी इस ग्राउंड पे, उसको भी आगे लेके जाना पाए। देन केएल राहुल अभी बैटिंग कर रहे हैं, 53 पे नाबाद हैं। वो काफ़ी अच्छा धीमे हाथ से खेल रहे हैं। इस मैच में पहले जब केएल राहुल खेले थे उन्होंने 100 लगाया था, तो उनसे अभी इसी मैच में भी यही उम्मीद की जा सकती है कि वो इस पारी को बड़ा करें, बिकॉज स्कोर 387 का स्कोर है, वो मतलब इतना बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। इंडिया को लीड लेने के लिए एटलीस्ट 450 तक का स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम। अगर इतना लीड लेते हैं तो मतलब जैसे अभी 2 दिन मैच में हो चुके हैं, इंडिया को आज पूरा दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ इंडिया को थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर लाना पड़ेगा। जैसे अभी ऋषभ पंत क्रीज पे हैं, गिल भी जा चुके हैं, तो ऋषभ पंत को भी चाहिए होगा कि थोड़ा पारी को लंबा लेके जा सकें, ताकि अटैकिंग नेचर वाली जो इनिंग है वो आफ्टर जब इंडिया का 250 स्कोर या 300 के पास हो जाएगा तब अटैकिंग नेचर का क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ऋषभ पंत अटैकिंग नेचर का क्रिकेट खेलेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के विरुद्ध भी जा सकता है, बिकॉज अगर एक विकेट यहाँ से गिरा तो इसके बाद बैटिंग अपने उसका जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ही रह जाएंगे। तो मतलब इंडिया को चाहिए कि बैटिंग थोड़ा संभल के करे। केएल राहुल का पूरा भरोसा है, वो ऐसे ही खेलेंगे, धीमी रफ्तार से ही खेलेंगे, लेकिन ऋषभ पंत को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। ऑल्दो जब नई बॉल आएगी इंग्लैंड के पास वो भी और अटैक मोड पे जाएंगे, तो उस टाइम पे अगर ऋषभ पंत बैटिंग क्रीज पे होते हैं और वो अटैक करते हैं नई बॉल पे, तो इंग्लैंड के थोड़ा बैकफुट पे लाया जा सकता है। और शोएब बशीर जो इंग्लैंड का एक वीक लिंक है, उसको विकेट ना दें। अगर उसको विकेट ना दी तो ऋषभ पंत को आउट करना थोड़ा मुश्किल होगा इंग्लैंड टीम के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप इस चैनल पे ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही नए नए रिव्यूज़ और क्रिकेट के बारे में हम आपसे बातें करेंगे। अगर किसी और टॉपिक के बारे में क्रिकेट के रिगार्डिंग आप बात करना चाहें, कृपया कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ के जाएं, हम जरूर उसको फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।